नमस्कार। आज की हमारी इस चर्चा में हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि 1947 में आज़ादी मिलने के ठीक बाद भारत ने शिक्षकों को ज़मीनी स्तर से ऊपर उठाने और उन्हें एक सम्मानजनक दर्जा दिलाने के लिए क्या-क्या प्रयास किए। किसी भी शिक्षा प्रणाली की पूरी नींव शिक्षकों पर ही टिकी होती है ना? तो ये देखना वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है कि हमारे आज के शिक्षकों की भूमिका गढ़ने वाले वे शुरुआती वास्तुकार आखिर थे कौन। तो आज हम मुख्य रूप से इन अहम बिंदुओं से गुजरेंगे। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा का पुनर्निर्माण, शिक्षक की स्थिति को परिभाषित करना, उनका वेतन और वित्तीय सुरक्षा, उनका कार्यभार और सेवानिवृत्ति, शिक्षक प्रशिक्षण का ढांचा और अंत में इन आयोगों की हमारे आज के सिस्टम पर क्या स्थायी विरासत रही है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। चीज़ों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए हमें आज़ादी के तुरंत बाद के उस ऐतिहासिक दौर में जाना होगा। ये वाकई हैरान करने वाला है कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश ने कितनी फुर्ती से शिक्षा सुधारों को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बना लिया था। 1947 के तुरंत बाद शिक्षा को हमारी अपनी ज़रूरतों के साँचे में ढालने के लिए 1948 में ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना दिया गया और फिर उसके कुछ ही साल बाद 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कर दी गई। आइए अब बात करते हैं हमारे पहले बड़े मुद्दे की। आखिर एक शिक्षक की स्थिति या दर्जे को इन आयोगों ने कैसे देखा और कैसे हमारे आज के प्रोफेशन की नींव रखी। अब यहाँ इन दोनों आयोगों के नजरिए में एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। जरा ध्यान दीजिए। 1948 के आयोग ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों को एक पदानुक्रम या हायरार्की के आधार पर 4 बिल्कुल अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया। लेकिन इसके ठीक उलट 1952 के आयोग ने सिफारिश की कि भाई पूरे देश के माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक समान और स्टैंडर्ड तरीका ही अपनाया जाना चाहिए। अब ये तो हम सब मानते हैं कि सिर्फ सम्मान से काम नहीं चलता, वित्तीय सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों आयोगों ने इस बेहद महत्वपूर्ण मसले को कैसे सुलझाया। यहाँ भी दोनों के तरीके काफी अलग थे। 1948 के आयोग ने एक निश्चित वेतनमान तय किया और साथ ही 8% के एक फिक्स्ड प्रोविडेंट फंड की बात की, जिसमें विश्वविद्यालय का भी उतना ही योगदान होगा। जबकि 1952 के आयोग ने महसूस किया कि सिर्फ भत्तों पर निर्भर रहना काफी नहीं है, इसलिए उन्होंने वेतन में सुधार के लिए खास समितियां बनाने का सुझाव दिया और एक बिल्कुल ही नए ढांचे की रूपरेखा पेश की। और ये नया ढांचा था ट्रिपल बेनिफिट स्कीम या त्रिलाभ योजना। माध्यमिक स्तर के शिक्षकों में उस वक्त जो भारी वित्तीय असंतोष था, उसे दूर करने के लिए 1952 के आयोग का ये प्रस्ताव एक मास्टर स्ट्रोक था। इसमें पेंशन, जीवन बीमा और प्रोविडेंट फंड, इन तीनों का एक मजबूत सुरक्षा जाल बिछाया गया, जिसने सही मायनों में शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वेतन की बात तो हो गई, लेकिन इस बात का ध्यान रखना भी तो जरूरी था कि शिक्षकों पर काम का जरूरत से ज्यादा बोझ ना पड़े। आइए अब उनके वर्कलोड और रिटायरमेंट से जुड़े नियमों पर एक नजर डालते हैं। शिक्षकों के पूरे करियर साइकिल को एक व्यवस्थित रूप देने के लिए 1948 के विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने रिटायरमेंट की एक मानक उम्र बिल्कुल साफ तौर पर तय कर दी और वो थी 60 साल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस नियम में एक बहुत ही शानदार फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन भी रखा गया था। आयोग ने ये तय किया कि अगर किसी प्रोफेसर का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है तो उन्हें 64 वर्ष की आयु तक अपना काम जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। ये उम्र से ज्यादा उनके अनुभव को सम्मान देने का एक बेहतरीन तरीका था। और अगर बात करें काम के बोझ की, तो वहाँ नियम काफी सख्त थे। शिक्षकों को थकान और बर्नआउट से बचाने के लिए ये लिमिट तय कर दी गई कि कोई भी शिक्षक हफ्ते में अधिकतम 18 घंटे ही पढ़ाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं। यही नहीं, जो शिक्षक पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के छात्रों को पढ़ा रहे थे, उनके लिए तो ये साप्ताहिक लिमिट और भी कम कर दी गई, सिर्फ 12 से 15 घंटे। अब मन में ये सवाल उठ सकता है कि ऐसा क्यों किया गया? ताकि इन शिक्षकों को अपने उच्च स्तरीय शोध और रिसर्च के लिए पर्याप्त समय मिल सके। है ना काफी दूरदर्शी सोच? चलिए अब हमारे अगले विषय पर चलते हैं और देखते हैं कि 1952 के आयोग ने एक शिक्षक के क्लासरूम में कदम रखने से पहले ही उसकी ट्रेनिंग के ढांचे में क्या बड़े बदलाव किए। इस ढांचे में ट्रेनिंग की अवधि को सीधे तौर पर इस बात से जोड़ दिया गया कि उस व्यक्ति ने पहले कितनी पढ़ाई की है।
अगर किसी ने हायर सेकेंडरी तक पढ़ाई की है तो उसके लिए 2 साल की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई। वहीं कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके लोगों के लिए ये ट्रेनिंग शुरुआत में 1 साल रखी गई। हालांकि आयोग ने इसे भी जल्द ही बढ़ाकर 2 साल करने की पुरजोर सिफारिश की थी। अब ट्रेनिंग तो हो गई, लेकिन क्वालिटी कैसे मेंटेन हो? इसके लिए आयोग ने ट्रेनिंग की निगरानी को ही 2 हिस्सों में बांट दिया। गैर स्नातकों यानी नॉन ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग को विशेष रूप से बनाए गए बोर्डों के हवाले कर दिया गया, जबकि ग्रेजुएट्स की ट्रेनिंग को सीधे स्थापित विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ दिया गया, ताकि उच्च स्तर के मानक हमेशा बने रहें। इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को गहराई से देखने के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि हमारे आज के शैक्षिक बुनियादी ढांचे के ब्लूप्रिंट इन्हीं आयोगों ने तैयार किए थे। तो अब इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। दर्जे, वेतन और ट्रेनिंग को लेकर दोनों आयोगों के अलग-अलग दृष्टिकोणों पर विचार करते हुए इनमें से किस ऐतिहासिक ढांचे का हमारे आज के शिक्षण पेशे की वास्तविकताओं पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ा है? जरा सोचिए कि आज के हमारे आधुनिक शिक्षण मानक इन ऐतिहासिक नींवों से कितनी गहराई से जुड़े हैं। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।